इसके पहले हम लोगों ने उत्पादन की तकनीकी सीमाओं का अध्ययन किया है और वहाँ पर हमारा उत्पादन फलन अल्पकालिक था, जिसमें हम सभी साधनों को एक साथ बढ़ाने की स्थिति में नहीं थे। आज हम चर्चा करेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन की, जिसका मतलब ये है कि हम उत्पादन के सभी साधनों को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। और अपने अध्ययन में हम लोग उत्पादन के केवल 2 साधनों को लेते हैं, समुत्पाद वक्र में भी, और समुत्पाद वक्र के विश्लेषण के माध्यम से ही हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या करते हैं। इसलिए आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि समुत्पाद वक्र किस तरह का होता है और समुत्पाद वक्र के किन दशाओं में उत्पादक उत्पादन करता है। और इस दृष्टि से एक नया नाम हमारे आएगा सामने, जिनको हम रिज लाइंस या रिज रेखाएं कहते हैं। और ये रिज रेखाएं हमें ये बताती हैं कि रिज रेखाओं के बाहर उत्पादक उत्पादन नहीं करता है और इन रेखाओं के भीतर ही उत्पादन करता है। तो इसे अध्ययन करने के पहले हम लोग समुत्पाद वक्र का अध्ययन करेंगे और केवल उतना ही जितना हमें यहाँ इसकी आवश्यकता है। हम अपने इस चित्र में यहाँ देखें, पहले वाले चित्र में ये हमने 2 अक्ष बनाए हैं जैसा हम बनाते हैं। x अक्ष पर उत्पादन का एक साधन श्रम लेबर लिखा हुआ है, उत्पादन का दूसरा साधन y अक्ष पर है, जो पूंजी है कैपिटल है। ये समुत्पाद वक्र हमारा है जिसका नाम है IPC, आइसो प्रोडक्ट कर्व कहते हैं हम लोग। एक ऐसा वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन समान हो, तो ये है आइसो प्रोडक्ट कर्व, सम उत्पाद वक्र। और सम उत्पाद वक्र हम जानते हैं इसी तरह का होता है, केंद्र की ओर उन्नतोदर। इसकी व्याख्या हम अलग से पढ़ चुके हैं। केवल यहाँ हम इतना आपको ध्यान दिला रहे हैं कि समुत्पाद वक्र के प्रत्येक बिंदु श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करते हैं और प्रत्येक संयोग से उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। और ये केंद्र की ओर उन्नतोदर होता है। और जब हम इस पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं तो एक साधन की मात्रा घट जाती है और दूसरे साधन की मात्रा बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि जिस साधन की मात्रा घटती है उसके घटाने से कुछ उत्पादन घटता है, और जितना उत्पादन घटता है दूसरे साधन की जितनी मात्रा बढ़ाने से वो पूरा हो जाता है, दूसरे साधन की उतनी मात्रा बढ़ा दी जाती है। तो जैसे जैसे हम मान लीजिए R1 से आगे बढ़ें इधर, तो ये पूंजी की मात्रा घटेगी, श्रम की मात्रा बढ़ेगी, पूंजी की मात्रा घटेगी, श्रम की मात्रा बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि श्रम की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है और पूंजी की मात्रा में क्रमागत रूप से कमी की जा रही है। ऐसा यदि हम करें तो उत्पादन के क्षेत्र में भी जो पीछे हमने नियम पढ़े हैं या पैमाने के प्रतिफल पढ़े हैं, वहाँ पर अल्पकाल और दीर्घकाल में दोनों में हमने देखा है कि अंततः उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है। जिसका मतलब ये होता है कि उत्पादक जिस परिस्थिति में उत्पादन करता है उसमें जैसे जैसे किसी साधन की मात्रा को बढ़ाता है, उस साधन की अगली मात्राओं से क्रमशः घटता हुआ उत्पादन मिलता है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले मान लीजिए इतना साधन छोड़ा इसने, इतने श्रमिकों की मात्रा को, पूंजी की मात्रा को घटाया और उसके स्थान पर इतने श्रमिकों की मात्रा बढ़ाया, और उत्पादन जितना पहले था उतना अब स्थिति में भी होगा। लेकिन अगली बार जब उतनी ही मात्रा फिर वो छोड़ता है पूंजी की, तो उत्पादन जितना पहले घटता था अब उससे ज़्यादा घटेगा। क्यों? क्योंकि बाद वाले जो मतलब उत्तरोत्तर इकाइयाँ जो बढ़ा रहे थे हम, तो ऊपर
इकाइयों की मात्रा जब पूंजी की ज़्यादा होगी तो उनकी सीमांत उत्पादकताएं कम होगी, जब उनकी मात्रा को हम घटाएंगे तो उनकी सीमांत उत्पादकताएं बढ़ेंगी। तो इतनी पूंजी जब छोड़ेंगे तो अब की बार क्योंकि उत्पादकता ज़्यादा है पूंजी की, इस नाते उत्पादन में कटौती ज़्यादा होगी और उसको पूरा करने के लिए हमको पहले की तुलना में ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत पड़ेगी। और श्रमिकों की इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि श्रमिकों की मात्रा बढ़ रही है और बढ़ते हुए अगले श्रमिकों की सीमांत उत्पादकताएं पिछले श्रमिकों से कम हैं। इसलिए जितना श्रमिक हम पहले लगाते थे और वो जितना उत्पादन करते थे, अगर उतना ही हम श्रमिक लगाएं तो वो उससे कम उत्पादन करेंगे क्योंकि उत्पादकताएं उनकी घट जाएगी उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल नियम लागू होने के कारण। तो यहाँ जो हम दिखाना चाह रहे थे आपको वो ये है कि जब श्रम की मात्राएं बढ़ेंगी क्रमशः तो उनकी सीमांत उत्पादकताएं घटने लगेंगी, क्रमशः घटती जाएंगी और घटते 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 एक ऐसी भी स्थिति आएगी जब श्रमिक की अंतिम जो मात्रा है जिसको हम सीमांत श्रमिक कहते हैं उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाए। ऊपर से जैसे जैसे श्रमिकों की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे अगले श्रमिक की सीमांत उत्पादकता गिरेगी, अगले की और गिरेगी, अगले की और गिरेगी, अगले की और गिरेगी और एक ऐसी स्थिति आएगी जब उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाएगी। अगर हम ये कहें कि ये जो R2 बिंदु है यहाँ इस बिंदु पर श्रमिकों की मात्रा है OL1 और अब इस L1 श्रमिक जो अंतिम श्रमिक है उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो गई और अब इसके आगे भी यदि हम श्रम को बढ़ाएंगे तो श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो जाएगी। अर्थात अब उत्पादन उसके श्रमिक के बढ़ाने से उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी बल्कि श्रमिक के बढ़ाने से उत्पादन में कमी हो जाएगी। और यदि आप उसको बढ़ाते हैं तो उत्पादन में कमी हो जाएगी और समुत्पाद वक्र पर यदि आपको बने रहना है तो उत्पादन समान होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अब आपको इस श्रमिकों की मात्रा के बढ़ाने से जो उत्पादन में कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए पूंजी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। अब तक ये हो रहा था कि पूंजी की मात्रा घटा रहे थे, श्रम की मात्रा बढ़ा रहे थे, लेकिन जब श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होने लगेगी तो समुत्पाद वक्र को उसी स्तर पर बने रहने के लिए हमको पूंजी की भी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और जब दोनों मात्राएं बढ़ेंगी तो देखिए अभी तक तो ऐसे हो रहा था और जब दोनों बढ़ेंगी तो वक्र ऐसे ऊपर जाएगा। अब श्रम की मात्रा भी बढ़ेगी, पूंजी की मात्रा भी बढ़ेगी। इसका मतलब जहाँ सीमांत उत्पादकता शून्य होगी श्रम की उसके आगे ये वक्र ऊपर उठ जाएगा। तो एक बिंदु इस समुत्पाद वक्र पर इधर है R2 जिस पर है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य और उसके आगे अगर श्रम की मात्रा बढ़ती है तो ऋणात्मक। अब इसी को हम उलट के देखें कि अगर हम श्रम की मात्रा घटाएं और पूंजी की मात्रा बढ़ाएं तो श्रम की मात्रा को घटाएंगे, पूंजी मतलब हम अब इस साइड अगर चलें तो इधर से इधर, तो अगर श्रम की मात्रा को घटाएंगे तो उसके स्थान पर पूंजी की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा और अगर पूंजी की मात्रा बढ़ेगी तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटने लगेगी और श्रम घटाएंगे और पूंजी बढ़ाएंगे, पूंजी की सीमांत उत्पादकता गिरेगी, पूंजी की सीमांत उत्पादकता गिरेगी और अगर बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति पूंजी की तरफ भी आएगी कि पूंजी की इतनी मात्रा पर वो इसको K2 लिखेंगे, पूंजी को हम लोग K लिखते हैं 1। कैपिटल की स्पेलिंग होती है C से, कंजम्पशन की स्पेलिंग शुरू होती है C से और अर्थशास्त्र में C को कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए पूंजी के लिए C नहीं लिखते, उसके लिए फिर एक दूसरा प्रतीक सिंबल दिखाते हैं और उसके लिए हम K लिखते हैं। क्योंकि C लिखें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये कंजम्पशन है, तो C कंजम्पशन के लिए और K कैपिटल के लिए हम यूज करते हैं। तो इस तरह से ये है K। यहाँ तक आते आते पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी शून्य हो जाती है और अगर इसके बाद आगे फिर हम इसको बढ़ाएं तो इसकी उत्पादकता ऋणात्मक हो जाएगी और वही जैसे उधर हो रहा था कि अगर उसके बाद भी पूंजी की मात्रा बढ़ाते हैं
तो कुल उत्पादन में कमी आएगी। सम उत्पाद वक्र पर बने रहने के लिए फिर हमको श्रम की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी, और दोनों की बढ़ाएंगे तो ये वक्र यहीं से आगे फिर इधर मुड़ जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से सम उत्पाद वक्र पर दो बिंदु हमको मिलेंगे। एक इधर यल की तरफ मिलेगा जिस पर यल की सीमांत उत्पादकता शून्य होगी, एक पूंजी की तरफ मिलेगा जिस पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य होगी, और उसके आगे बढ़ने पर सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो जाएगी। अब आपसे पूछा जाए कि उत्पादक उत्पादन कहाँ करेगा, तब हम कहेंगे कि उत्पादक जो है वो रेशनल है, विवेकशील है, वो तर्क सम्मत निर्णय लेता है, वो अपने उत्पादन को अधिकतम करने का हरदम प्रयास करेगा। वो ऐसी स्थिति में ऐसे किसी भी श्रमिक को उत्पादन कार्य पर नहीं लगाएगा जिसको लगाने से या तो उत्पादन शून्य हो अर्थात कुछ उत्पादन न हो, या उत्पादन में कमी हो जाए। तो इसका मतलब है कि अगर L1 श्रमिक लगाने पर उत्पादन अंतिम श्रमिक L1 का शून्य होता है तो L1 श्रमिक को उत्पादक उत्पादन कार्य पर नहीं लगाएगा, अर्थात सम उत्पाद वक्र के R2 बिंदु पर उत्पादन नहीं करेगा। और उसके आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि श्रम की मात्रा बढ़ाएगा और पूंजी की भी मात्रा बढ़ाएगा और उत्पादन वही रहेगा, तो फिर इसमें नुकसान होगा, तो वो इसके आगे भी नहीं बढ़ेगा। अगर इधर जाएं हम तो K1 बिंदु पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य है, इसलिए वह K1 पूंजी को नहीं लगाएगा और सम उत्पाद वक्र के R1 बिंदु पर उत्पादन नहीं करेगा। इसके आगे इधर भी नहीं जाएगा क्योंकि पूंजी की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि ये सम उत्पाद वक्र हमारा जो बनता है, इस सम उत्पाद वक्र के दो बिंदु होते हैं। एक बिंदु है जिधर श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, एक बिंदु है जिधर पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, और इसलिए उत्पादक जो है न तो R2 बिंदु पर उत्पादन करता है जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, न तो R1 पर करता है जहाँ पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य है, और न तो इसके आगे और न तो इसके आगे। तो उत्पादन वो केवल इन दोनों के बीच में करेगा। इस R से लेके और R1 से लेके R2 के जो बीच का सम उत्पाद वक्र का हिस्सा है उस पर वो वहाँ उत्पादन करेगा जहाँ पर उसके पास जो साधन दिए हुए हैं उन साधनों से श्रम और पूंजी की मात्राओं को खरीदेगा, और इस दोनों का जो संयोग उसको अधिकतम उत्पादन दिलाएगा वहाँ वो उत्पादन करेगा। तो यहाँ पर हम केवल वो सीमा बता रहे हैं कि एक सम उत्पाद वक्र के ये दो जो बिंदु होते हैं उन दोनों बिंदुओं के बीच में कहीं उत्पादक उत्पादन करता है, इस बिंदु पर न करता है न इस बिंदु के बाहर करता है। और प्रत्येक सम उत्पाद वक्र पर ये दो बिंदु उसको मिलेंगे जहाँ पर एक तरफ श्रम की उत्पादकता शून्य होगी, दूसरी तरफ पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य होगी। और अब हम इस बड़े चित्र पर चलते हैं जिसमें हम कई सारे सम उत्पाद वक्र बनाते हैं। हमने जानबूझकर ढेर सारे बनाए हैं। आप 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, यहाँ 6 बन गया। तो 3-4 बन के काम आपका हो जाएगा। और प्रैक्टिस ऐसे करिएगा कि सम उत्पाद वक्र को अपने हिसाब से मोड़ लीजिएगा जहाँ से आपको ज़रूरत है। सम उत्पाद वक्र क्योंकि नीचे के हिस्से कम होते हैं, ऊपर के हिस्से बड़े होता है, छोटा होता है, बीच में बड़ा होता है, और हम जो है इस तरह से इसको बनाएंगे सम उत्पाद वक्र को। चाहे तो ये जो देख लें ना R1 R2 दो रेखाएं देख रहे हैं, इनको हम पहले ऐसे बना लें, एक इधर से एक इधर से, और इन रेखाओं पर फिर सम उत्पाद वक्र ये बनाएं, ये खींचें, और ये ध्यान रहे कि इसको इस तरह से खींचें कि यहाँ जाने के बाद इसको हम आगे थोड़ा सा टर्न इस तरह से ऊपर लेने की स्थिति में हो, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा बनाएंगे तो गलत दिखेगा, हल्का सा टर्न ऊपर ले लें जरा सा मोड़ के। तो इन बिंदुओं से ऐसे पहले जैसे ये बिंदु आपने लगाया, ऐसे हम ऐसे काटना हमको। तो अगर हमको सम उत्पाद वक्र बनाना तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके, और फिर हल्का से ऐसे कर देंगे तो ये बन जाएगा सही। नहीं तो जल्दी में गड़बड़ होता है, और इम्तहान में अगर आप बना रहे हैं तो गलत हो गया तो वहाँ पूरा चित्र ही खराब जाएगा। तो उसकी प्रैक्टिस घर पर पहले से करते हैं कि ऐसे बनेगा तो सुंदर बन जाएगा। तो सुंदर बनाने का तरीका ये है कि पहले ये लाइन जो हमने 2 खींची हैं, इस तरह की 2 लाइनें खींच लीजिए, और उसके बीच में ऐसे वक्र बना लीजिए,
और इन बिंदुओं पर जहाँ जहाँ मिले वहाँ से हल्का सा ऊपर मोड़ दीजिए, इसको हल्के से ऐसे इधर मोड़ लीजिए। तो जैसे ये चित्र बना हुआ है आप 3 या 4 ऐसे बनाइए, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से हम कहेंगे एक समुत्पाद वक्र ये है, 2 है, 3 4 है, 5 है, 6 ऐसे है, जितना लिख दिया। और फिर ये कहेंगे कि समुत्पाद वक्र नंबर 1 पर देखिए, अब आप लिखें समुत्पाद वक्र नंबर 1 पर A1 बिंदु हम बना चुके हैं रेखा पहले, लेकिन उसको नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि ये बिंदु मिले थे, इनको मिलाए हैं तब ये बनी है, ऐसे। तो आप ऐसे करेंगे कि समुत्पाद IPC1 पर A और A1 2 ऐसे बिंदु हैं। A1 पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता 0 है और A1 पर श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 है। इसी तरह से दूसरे वक्र के B बिंदु पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता 0 है और B1 पर श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 है। इसी तरह से तीसरे वक्र पर C पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता 0 है और C1 पर श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 है। हो गया। और अगर हम इन वक्रों को मिला दें, इन बिंदुओं को अगर मिलाएं, ऐसे जैसे हमने कहा इन बिंदुओं को हम मिलाएं, तो हमें एक रेखा या वक्र मिलेगा। यहाँ तो रेखा नहीं है ये, लेकिन लाइन्स कहते हैं उसको। तो ये हमको ये वक्र मिलेगा जिसको हम R1 कह रहे हैं। और इधर क्योंकि हम चित्र जानते हैं कहाँ बना रहे हैं, हम चित्र बना रहे हैं 0 से लेके आगे तक, जबकि ऐसा नहीं होता। उत्पादक 0 से लेके आगे तक नहीं, सब नहीं बनाता एक में, वो जहाँ उत्पादन करता है उसी के आगे पीछे उसको एडजस्ट करना होता है। तो हो सकता है कि वो इतने ही हिस्से में हो और इतने हिस्से में जो लाइन बनेगी ये सीधी दिखेगी, वहाँ इस तरह से गोला नहीं बनेगा, इसलिए हम उसको लाइंस कहते हैं। तो और क्योंकि हम ये पूरा चित्र 0 से लेकर अंत तक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें ये हमको इस तरह से टेढ़ा या वक्र का रूप दिखा दे रहा है। तो इन बिंदुओं को, वो बिंदु हैं जिस पर पूंजी की सीमांत उत्पादकताएँ 0 हैं, नीचे वाले श्रम की सीमांत उत्पादकताएँ 0 हैं। और हम जानते हैं इन बिंदुओं के बाहर उत्पादक उत्पादन नहीं करता, न तो इन बिंदुओं पर करता है। और अगर इन बिंदुओं को हम मिला दें तो हमें 2 वक्र या 2 रेखाएं मिलेंगी। एक को हम कहेंगे R1, एक को कहेंगे R2। R इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको रिज लाइंस कहा जाता है, उसी रिज का R लिया गया है। और 2 रेखाएं हमको मिलती हैं, 2 सीमाएं मिलती हैं, जिनको हम R1 R2 कह रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी शब्द के कई तरह के अर्थ निकलते हैं। किसी दूसरे विषय में उसका दूसरा अर्थ होगा, किसी दूसरी जगह पर उसका दूसरा अर्थ होगा। और अर्थशास्त्र में जब रिज हम शब्द प्रयोग किसी ने किया तो उसका भी अर्थ है रिज। ऐसे आप समझ लीजिए कि अन्य अर्थों पे आप न जाइए। ज्योग्राफी में जाओगे तो जो कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ होती हैं उनको रिज कहते हैं। और अगर आप खेतों में जाएंगे तो खेतों में जो मेड़ बनती है, खेतों के सीमा बनती है मेढ़ों से, तो उन मेढ़ों को रिज कहते हैं। या जब आप ट्रैक्टर चलाते हैं या जब किसान हल जोतता है तो जो मिट्टी खुद के दोनों तरफ जाती है, ऊंची कर देती है ना, तो वो जो ऊंचा वाला हिस्सा है उसको रिज कहते हैं। यहाँ उसका अर्थ है कि मेड़, खेत की मेड़ उस खेत की सीमा है। तो ये भी जो रिज है वो उत्पादक की सीमा है कि वो उस सीमा के बाहर नहीं जाएगा उत्पादन, और उत्पादन इसी के भीतर करेगा। जैसे खेत को, मेढ़ों के भीतर हम खेत अपना खेती करते हैं, वैसे इन मेढ़ों के भीतर वो अपना कार्य करेगा, इनके बाहर वो नहीं जाएगा। तो रिज का यही अर्थ है यहाँ। तो ये रिज लाइंस हैं। इसका मतलब है कि समुत्पाद वक्र पर दोनों तरफ 2 सीमाएं हैं, रिज हैं, जिन पर और जिनके बाहर उत्पादक उत्पादन नहीं करता। और इन्हीं रेखाओं को हम रिज लाइंस कहते हैं। और उस रिज लाइंस के भीतर उत्पादक उत्पादन करता है। और कहाँ करेगा, इसके लिए हमने पहले ही बताया कि जहाँ पर उत्पादन अधिकतम होगा। और उत्पादन अधिकतम होने के लिए एकाएक नहीं पहुँच जाएगा कहीं कि यहीं पर अधिकतम होगा। उसको कई विकल्पों को देखना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा, देखेगा इसमें कम हुआ और करके देखें,
थोड़ा सा पूंजी की मात्रा घटा दें, थोड़ी श्रम की बढ़ा दें, तब क्या होता है। फिर देखा थोड़ा सा इसको घट कर दें, पूंजी को कम कर दें, थोड़ा सा श्रम को बढ़ा दें, तो क्या होगा। और ऐसा करते करते एक जगह उसको लगेगा कि ये सबसे बेहतर स्थिति है। तो उस बीच में करता क्या है वो, कभी श्रम की मात्रा घटा के पूंजी को उससे प्रतिस्थापित करता है, कभी पूंजी की मात्रा घटा के श्रम का प्रतिस्थापन करता है, और ऐसा करते करते वो अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये जो रिज लाइंस के भीतर का क्षेत्र है वो क्षेत्र है जिसमें वो साधनों का प्रतिस्थापन करता है, और इस नाते इस क्षेत्र को कहा जाता है एरिया ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन का क्षेत्र। रिज लाइंस के भीतर वाला क्षेत्र जो है उसमें वो अपना क्रियाकलाप करेगा, श्रम की मात्रा घटाना, पूंजी की मात्रा बढ़ाना, किस स्तर पर उत्पादन करना, कहाँ पर उत्पादन अधिक है, ये सब तय करेगा, उन रेखाओं के बाहर नहीं करेगा। तो इस नाते ये उत्पादन की एक तरह से सीमाएं हैं, और ये दीर्घकालिक उत्पादन फलन की स्थिति है जहाँ हम मान के चल रहे हैं कि दो ही साधन हैं और दोनों साधनों को हम जितना बढ़ाना घटाना चाहें बढ़ा घटा सकते हैं, वहाँ कोई सीमा नहीं है। अल्पकालीन फलन में होता था कि कुछ साधन स्थिर होते थे और समय इतना कम होता था कि आप उनको बढ़ाने की स्थिति में नहीं होते थे। इस नाते वहाँ पर जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस लागू होता था, और लेकिन अंततः उसमें भी ह्रासमान प्रतिफल के नियम लागू होते थे। वहाँ जब हम उत्पादन की सीमाओं को देखते थे तो उनका दूसरा नाम दिए थे उत्पादन की तकनीकी सीमाएं, टेक्निकल लिमिट्स ऑफ प्रोडक्शन। और जब हम यहाँ दीर्घकालीन फलन में जहाँ उत्पादन के सभी साधनों को हम चाहे जितना बढ़ाना घटाना चाहे कर सकते हैं, वहाँ इन सीमाओं को जब हम समुत्पाद वक्रों के माध्यम से दिखाते हैं तो हम इनको कहते हैं रिज लाइंस। तो एक छोटा सा सवाल मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि रिज लाइंस हैं क्या। इनके उत्तर थोड़े में भी आप दे सकते हैं अगर थोड़ा पूछा जाए। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको थोड़ा सा लिखना, 2 वाक्य में लिखना है, 1 वाक्य में लिखना है, या इनसे संबंधित कोई चीज़ पूछ दी गई तो रिज लाइंस है क्या, आप बड़े आसानी से कह सकते हैं रिज लाइंस समुत्पाद वक्र परिवार में ऐसी 2 रेखाएं हैं जिन रेखाओं के पर या रेखाओं के बाहर उत्पादक उत्पादन नहीं करता। ये रेखाएं, एक रेखा एक साधन के उत्पादन सीमांत उत्पादकता को, शून्यता को दिखाती है, और दूसरी रेखा ये बताती है कि दूसरे साधन की सीमांत उत्पादकता शून्य है। और यही दोनों रेखाएं जो है रिज लाइंस हैं। और ज़्यादा मौका मिले दिखाने का तो बढ़ा के दिखाएंगे, पहले एक वक्र लेंगे और समझाएंगे कि इस पर क्या क्या है, कैसे कैसे यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य, आगे नहीं जाएगा पीछे नहीं जाएगा, फिर बताएंगे ऐसे सभी वक्र पर होगा। और यह सभी वक्रों को हम एक साथ खींच कर देखें तो इस तरह से हमें 2 लाइन मिलेंगी, इनको हम रिज लाइंस कहते हैं। तो हम प्रयास ये करेंगे कि ऐसे भी वीडियो बनाएं जो छोटे छोटे हों और आपको आसानी से समझ में आ जाएं। कई ऐसे होंगे जो पढ़े होंगे, जिनको आता होगा, कई ऐसे भी होंगे जो क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं, थोड़े से पढ़ के परीक्षा पास कर लिया और पता चला जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने गए तो कुछ पढ़ के ही नहीं आए हैं पीछे। तो मैं केवल उसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि कोई चीज़ अगर आप में रुचि है तो अर्थशास्त्र की हर छोटी चीज़ हम आपके समक्ष रखेंगे, आप उसको पढ़िए और समझ में आएगा तो उस पर जितने सवाल पूछे जा सकते हैं सबके उत्तर आप देने की स्थिति में रहेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।